Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the BH Law Entrance Exam by your coach Pakul Hanspal. And today we are going to start with the most awaited topic which is the Indian Contract Act. ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स हम एनसीईआरटी लेंगे, क्लास 12 लीगल स्टडीज का। ये दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कम्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर लीगल रीजनिंग, right? It is the most popular topic, so this topic as well as torts, so both of these topics you need to do compulsorily for your CLAT exam. ठीक है। So without wasting any time, let's dive into this. ठीक है। तो पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था। ठीक है। अब दूसरी अगर हम चीज बात करें, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अगर कोई ए बंदा है, ठीक है, मान लो ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है, उनको कुछ सामान खरीदना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है। अब या फिर एक अग्रीमेंट पे आएंगे। जैसे लेट सपोज मान लो कि ए इज अ मैन्युफैक्चरर, राइट, एंड बी इज अ कस्टमर, एंड बी वांट्स टू गेट समथिंग फ्रॉम ए, राइट। लेट सपोज ही हैज ट्रांसफर्ड 5,000 rupees टू ए and he wants I would say 10 sacks of rice, okay, from A। तो उसमें क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है जो फॉर्म हुआ है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ है, इस ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बना है। पहले ही होता है अग्रीमेंट, ठीक है। अग्रीमेंट के बाद जब इसमें लीगल स्टैंप लग जाती है, ठीक है, जब ये प्रॉपर रिटन रजिस्टर्ड चीज बन जाती है, तब इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन बना सकता है, वी नीड टू सी सम ऑफ द थिंग्स, सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया ओवर हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, we know Indian Contract Act 1872, an agreement that is enforceable by law is known as a contract. सेक्शन 2 क्लॉज एच में मेंशन्ड है। ठीक है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पर से दे आर नॉट, ऑल अग्रीमेंट्स पर से आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेन डायग्राम, अब मैं वेन डायग्राम भी समझाऊंगी, क्लैट की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरा का पूरा है अग्रीमेंट, ठीक है, ये पूरा वेन डायग्राम, तो इस केस में जो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर मैं आपको बात करूं एट द एंड ऑफ द डे, सो इट्स मेंशन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, रिलेटेड। तो पहला तो होता है फॉर्मेशन में कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो यूजुअली यूजुअली नहीं, हमेशा मेजर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट है आपका 1875, उसमें लिखा हुआ है कि मेजर कौन है। ठीक है। जैसे इंडियन मेजोरिटी एक्ट, इट हैज लेड डाउन this particular provision which has said that age of majority is 18 years except in cases where guardian has been appointed by the court, it was 21 years। ठीक है। लेकिन अब इसको 18 ही कर दिया गया है सारे केसेस के लिए। यूजुअली मान लो कोई बंदा है रामू, रामू का एक पर्टिकुलर गार्डियन है। गार्डियन क्यों है, क्योंकि ये बंदा मान लो कुछ ये फिजिकली डिसेबल्ड है, कोई मेंटली अनस्टेबल है, तो उसका एक पर्टिकुलर गार्डियन है। इसका फादर भी हो सकता है, कोई बाहर से अपॉइंटेड भी हो सकता है। ठीक है। इसको गार्डियन बना दिया, तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता जब तक ये 21 ईयर्स का नहीं हो जाता। ठीक है। मान लो ये 19 साल का है और उसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम है। ठीक है। तो गार्डियन इसका कोई बना हुआ था ऑलरेडी, शामू उसका गार्डियन था। अब 21 ईयर्स तक का नहीं हो जाता तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। लेकिन माइनर लोगों के लिए, मतलब जो लोग 18 से कम है, उनके लिए एक एक्सेप्शन है। अगर बोला जाए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल है टू द माइनर, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी साइंड टू द माइनर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। A, who is a major, matlab he's 18 above, he offers to sell his coat for 3,000 rupees to B, a minor. B accepts the offer and pays 3,000 rupees. A states that the contract is entered into with the minor and hence void. ठीक है। In this case, even if the contract is entered into with the minor, it is enforceable because it is beneficial to the minor. ओके। क्योंकि बेनिफिशियल है। ठीक है। मान लो एक पर्टिकुलर माइनर है, ही नीड्स मनी फॉर हिज एजुकेशन, ही नीड्स मनी इन ऑर्डर टू पे ऑफ हिज स्कूल फीस। इन दैट केस ही इज सेलिंग समथिंग टू गेट सम मनी। ठीक है। और लेट सपोज ही इज सेलिंग सम ज्वेलरी दैट ही हैज, सेलिंग समथिंग एंड सो दैट इन रिटर्न ही गेट सम मनी सो दैट ही कैन पे ऑफ something which is beneficial. So in that case, contracts with minors is allowed. Otherwise, contracts with minors is not allowed. It is void ab initio. अब ये लैटिन मैक्सिम्स होते हैं, कुछ लैटिन वर्ड्स भी होता है। ab initio का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, और void का मतलब मैंने आपको पहले भी पुरानी क्लासेस में बताया, null and void का मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन, अब मान लो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि मान लो बी मंगाता है हीरोइन ए से। अब हीरोइन क्या होता है, एक पर्टिकुलर ड्रग होता है। ठीक है। एंड इसके लिए वो दे रहा है मान लो $100 इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो इस चीज के लिए क्या है, ये तो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, ये तो बैंड है ऐसी चीजें तो भाई, ऐसी काइंड ऑफ ड्रग्स। तो इस केस में तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। ठीक है। अब मान लो आप, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम बात ये समझते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट में ना जो देना लेना वो चीज आती है कंसिडरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए
और ये दोनों तरीके से होती है। मैं दोबारा मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल, ए और बी। बी को क्या करना है, एक ज्वेलरी खरीदनी है ए से, ठीक है। तो क्या होगा, तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, वो ज्वेलरी, ठीक है, जब उसको मिल जाएगी। और ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, मनी। तो जब बी ए को कुछ पे करेगा, मनी पे करेगा, तो उस केस में ये पर्टिकुलर मनी कंसिडरेशन हो जाएगी ए के लिए, ठीक है। और जब ज्वेलरी मिल जाएगी उसको कंसिडरेशन हो जाएगी बी के लिए। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में लेना देना तो होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती कंसिडरेशन की, जैसे गिफ्ट। मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ाया था, गिफ्ट आपका सेक्शन 122 ऑफ द टीपीए में मेंशन्ड है। यहाँ पर आपको क्या है कि अगर कोई आउट ऑफ नेचुरल लव मैं किसी के नाम कोई गिफ्ट डीड कर देती हूँ, मैं सेल नहीं कर रही, मैं लीज नहीं कर रही, मैं एक्सचेंज नहीं कर रही, मैं कोई सामान बेच नहीं रही, ना ही वो मैं रेंट पर चढ़ा रही, ना मैं किसी के साथ कोई सामान एक्सचेंज कर रही, मैं सिंपली गिफ्ट कर रही हूँ अपनी पोती को कुछ, राइट। और मैं उससे बदले में कुछ पैसे नहीं ले रही, मैं अपनी पोती को अपना एक कोठी गिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको उससे पैसे नहीं ले रही, वो अलाउड है, ठीक है। हालांकि उसमें सिर्फ पोती को अपना कोठी मिल रही है ग्रैंड मदर से, ग्रैंड मदर को इन रिटर्न पोती से कुछ नहीं मिल रहा, बट स्टिल क्योंकि वो गिफ्ट की कैटेगरी में आएगी, वो नेचुरल लव की कैटेगरी में आएगी, तो उस सेंस में ये कंसिडरेशन वैलिड होगी, ठीक है। कंसिडरेशन ना भी हो तभी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, इसलिए एक्सेप्शन बोलते हैं, नहीं तो कंसिडरेशन एक प्री रेक्विजिट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्री कंसेंट। तो जो फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, फ्री फ्रॉम एनी कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोशन का मतलब होता है फोर्स, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मान लीजिए ऐसा हो गया, आप किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हैं, ठीक है, आपने बोला कि आप बी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दो, लेकिन जो ए है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा है वाया फोर्स, ठीक है। मान लो बी के पास कोई गाड़ी है और ए उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है कि आप मुझे अपनी गाड़ी दे दो, ठीक है, एंड दैट टू बी वो साइन नहीं करना चाह रहा, बट वो इसके ऊपर बंदूक रखकर साइन करवा रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, वो फोर्स से करवा रहा है, उसके केस में फ्री कंसेंट नहीं है। अगर बी वॉलंटरली साइन करता तो उसमें वो फ्री कंसेंट होता। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void by law, agreement must not be the one which has been declared as void by the law in force at the time of entry। मान लो मान लो हमारी लिखा हुआ है, प्रोविजन मेंशन्ड है कि 10 kgs ऑफ हेरोइन, 10 kgs ऑफ हेरोइन ट्रेड करना अलाउड है, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में बात करूं, डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब जो कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो उसमें अग्रीमेंट्स लिखे जाएंगे, कंट्री के विधिन लिखने लिखे जाएंगे, ठीक है। तो मान लो अगर कुछ 10 kgs का यहाँ पर हो रहा है कि, और ए और बी है, वो ट्रेड कर रहे हैं, बी ने दिए $100, ठीक है, और ए ने दिया उसको 11 kg हीरोइन, ये वैलिड नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, क्योंकि इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, क्योंकि 10 kg से बोला है और आप दे रहे हो 11 kgs, ठीक है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर हम चलते हैं, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके हो गए सारी चीजें पैरामीटर्स कॉन्ट्रैक्ट के कि कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या क्या आपको प्री रेक्विजिट्स चाहिए होते हैं। एक सेक्शन 10 भी पढ़ना है इसके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टैंडम में ही। माइनस वो लेस देन 18 मैंने आपको बता दिया था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर कुछ उनकी बेनिफिशियल के लो तब वो कर सकते हैं। पर्सन विद अनसाउंड माइंड, कोई मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। मेंटली डिसेबल्ड का मतलब, मेंटली डिसेबल्ड होता है इसका इसमें इसके एम्बिट में बिल्कुल भी एक अल्कोहलिक पर्सन को नहीं लिया जा सकता, एक डिप्रेस्ड बंदे को नहीं लिया जा सकता, एक स्ट्रेस्ड बंदे को नहीं लिया जा सकता, एक स्किज़ोफ्रेनिया या फिर क्रिप्टोमैनियक पर्सन को नहीं लिया जा सकता। अब मैंने ये दो शब्द बोले, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया एंड क्रिप्टोमैनियक। क्लिप्टोमैनिक का मतलब होता है जिन लोगों को थोड़ी आदत होती है चोरी वगैरह करने की, ठीक है। अब मान लो कुछ लोग होते हैं ना कि क्या होता है कि वो ना बस उठा लेते हैं सामान, ठीक है, कि मुझे मतलब वो चोरी करते नहीं, बट उनकी आदत होती है सामान लेने, वो क्लिप्टोमेनियक लोग होते हैं। तो क्लिप्टोमेनियक वाले जो लोग होते हैं उनको आप अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोगों को आप इसकी कैटेगरी में कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में एलियन एनिमीज एंड फॉरेन सॉवरेन। किसी एलियन का मतलब, हमेशा लॉ में एलियन का मतलब होता है कोई और बंदा, एनिमी का मतलब होता है जिसके साथ अभी प्रेजेंटली इंडिया वॉर पर चल रही है, उसको बोलते हैं एनिमी। मान लो इंडिया और किसी पर्टिकुलर कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है, कंट्री ए और कंट्री, इसमें लड़ाई हो रही है कंट्री ए में, विच इज इंडियाज एनिमी राइट नाउ, बिकॉज इंडिया इज एट वॉर विद कंट्री ए, एंड समहाउ वन पर्सन इन कंट्री इंडिया एंड अदर पर्सन इन कंट्री ए, दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, they sign a contract where they talk about that we are exporting something. Let's suppose country A is exporting 10 kg rice to person sitting in country I, ठीक है, and in return country I
sends money to country A. This is not allowed because India is at war with country A. Right? Otherwise also, foreign sovereign. Foreign sovereign का मतलब होता है, फॉरेन मतलब कोई बाहर रह रहा है, सॉवरन कोई और कंट्री का। तो मान लो अगर कंट्री आए मतलब इंडिया और ए में वैसे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करो, अगर वो वॉर पे ना भी हो, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर पर्टिकुलर केस पढ़ते हैं, मोस्ट पॉपुलर बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस। यहाँ पर क्या होता है, एक कपल होता है, वो लंदन से सिलोन जाते हैं हनीमून के लिए। वहां पर बीवी बीमार पड़ जाती है। अब बीवी बीमार पड़ जाती है, डॉक्टर बोलता है कि बीवी कंट्री से बाहर नहीं निकल सकती। हस्बैंड को जाना होता है ऑफिस, और हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि वो कुछ स्टिपुलेटेड अमाउंट हर महीने अपनी वाइफ को इलाज के लिए भेजता रहेगा। Over a period of time, the husband he performed his duty, but after some period of time, he stopped sending money to his wife. After that, the wife sued the husband, and then it was finally said कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना था कि मैं आपको 30 यूरोस, राइट, हस्बैंड ने बोला था कि मैं 30 यूरोस जो होंगे मैं वाइफ को ट्रांसफर करूंगा हर महीने। वो जो चीज होगी, वो चीज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि उसने इंटेंड नहीं करा था लीगल रिलेशनशिप में जाने के लिए, बट वो एक सिर्फ मॉरल रिलेशनशिप थी। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली जब भी एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट होता है, जब उस पर जब स्टैंप लग जाती है कोर्ट की, तो वो तब जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। यूजुअली ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिखा हुआ इनफोर्सिएबल है। उससे बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें विटनेसेस चाहिए होते हैं, हमें कोई ना कोई रिकॉर्ड का तरीका चाहिए होता है। टाइम्स विटनेसेस आर ऑल्सो, यू कैन नॉट, विटनेसेस आर ऑल्सो नॉट रिलायबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक रूम में बैठे हैं, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, और दो विटनेसेस हैं, क्या पता खरीदे हुए हैं, और ये भी हो सकता है कि वो रिकॉर्ड ना करे हुए हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेस करना, इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हैं। ठीक है, इन द सेम वे जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, कॉपीराइट, कॉपीराइट को रजिस्टर करना जरूरी नहीं होता, एक पार्टनरशिप डीड को भी रजिस्टर करना जरूरी नहीं होता, बट अब क्या होता है, डिस्प्यूट्स कभी भी आ जाए तो उसके लिए उनको रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेटेंट को रजिस्टर करना तो वो तो कंपलसरी होता है। ठीक है, वो बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी जो पार्टनरशिप वाली बात बताई, लीगल एंटिटीज वाली, वो भी मैं टॉपिक लूंगी, वो भी आता है क्लैट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता, मॉरल रिलेशनशिप, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल रिलेशनशिप का होता है आउट ऑफ नेचुरल लव। कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अग्रीमेंट बना रहे हैं, वो नेचुरल लव से एसोसिएटेड है। हमने पीछे पीछे पढ़ा, नेचुरल लव से जो एसोसिएटेड है विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में वो आ जाता है। ठीक है, कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी। बट इस वाले पर्टिकुलर केस में मॉरल रिलेशनशिप बन रही थी, हस्बैंड का कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है वाइफ के साथ, बस बोल दिया था। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, पहले बात करते हैं अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कैसे बनता है, जब अग्रीमेंट के ऊपर लीगल स्टैंप लग जाती है, तब हम इसको बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लग गया। कोई बंदा ऑफर करेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए है और बी, ए ने ऑफर करा बी को, तुम ये वॉच लोगे क्या? ठीक है, बी ने एक्सेप्टेंस जताई, बी ने बोला यस। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी ए को, तो ये एग्रीमेंट बन गया। जब लीगल स्टैंप लग जाएगी तब बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक कनेडियन केस में देखा गया था, बहुत रीसेंट वाला केस था, कि एक पर्टिकुलर कुछ बंदे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, और वो भी व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, और इस केस में एक बंदे ने बोला कि मैं आपको ये बेचता हूँ और आप इसको ये ले लो। तो वो जो बंदे ने एक्सेप्ट करा ना, उस बंदे ने ना थम्स अप लिख दिया, थम्स अप वाला इमोजी भेज दिया व्हाट्सएप पर। तो उस केस में डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, कि इस बंदे ने अपनी कन्फर्मेशन जताई ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको वॉच रिलेवेंट नहीं करी, फिर वो सेड पर्टिकुलर आइटम डिलीवर नहीं करा। उस केस में फाइनली बोला गया था कि व्हाट्सएप में, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, अगर आप ऐसे इमोजीज को यूज कर रहे हो, थम्स अप वाले, यस वाले, वो एक्सेप्टेंस के साइंस को रिप्रेजेंट करेंगे करेंगे और वो वैलिड होंगे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, ए और बी। ठीक है, अगर मान लो आपका जो ए है, ए ने मैं आपको, ये बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन आया था क्लैट 2020 2021 के अराउंड, यहाँ पर बहुत दिक्कतें हुई थी बच्चों को, बहुत डिफिकल्ट भी था, अगर आप वैसे चेक करो उस हिसाब से। मान लो 5 o'clock PM, 5 PM पर ए ने एक मेल भेजी, एक ऑफर की मेल, ठीक है, वॉच बेचने की बी को। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मेल थी, ये आपके 5:03 पहुंच गई बी के पास। ठीक है, अब क्या हुआ, बी ने इसको खोल के नहीं देखा,
रेड का मैसेज नहीं आया। ठीक है। 5 बजे जो ये बंदा था ए, उसने डिलीट कर दी मेल। ठीक है। बी ने 5:07 फोन खोलकर देखा, कोई मेल नहीं आई थी, कोई ऑफर नहीं आया था। तो आप अपने ऑफर को विड्रॉ तब तक कर सकते हो जब तक जो एक्सेप्टर है या फिर बंदा जो उसको रिसीव करने वाला है वो उसको देख नहीं लेता या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। ठीक है। एनी ऑफर कैन बी रिवोक्ड, मतलब विड्रॉ करा जा सकता है बिफोर एक्सेप्टेंस। तो एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है। ठीक है। तो ये था इसमें। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है केस, जनरल ऑफर। मैंने बताया स्पेसिफिक ऑफर था ये, ए ने बी को एक ऑफर दिया वॉच खरीदने का। अब बहुत सारे जनरल ऑफर्स होते हैं। ये पर्टिकुलर केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर होता है जब हम वो एक बार में ही कम्युनिकेट कर देते हैं कि हम ये बेच रहे हैं बहुत सारे लोगों को मास लेवल पर। ठीक है। और उनसे एक एक करके उनकी एक्सेप्टेंस नहीं पूछते। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था? There was this company which was selling some medicine to treat influenza, and it had made this claim that despite taking this medicine, if a person still catches influenza, in that case person would be getting compensation from the company. So company basically, in order to show that level of trust amongst the people, and to develop that level of trust amongst the people rather, it deposited 1,000 euros in the Alliance Bank to show, राइट, बाय इट्स एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने दिखा दिया कि हमने ये अमाउंट डिपॉजिट करा है बैंक में और ये अमाउंट दे देंगे अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ। अब क्या हुआ, एक बंदे को हो गया इन्फ्लुएंजा, कार्लिल नामक बंदा था। मैंने हमेशा बताया, पहले अब लिखते हैं पिटिशनर, दूसरा बंदा होता है डिफेंडेंट जिसने क्राइम कमिट करा होता है, और ये होता है जिस जो अग्रीव्ड पार्टी होती है। ठीक है। अब अगर देखें, कार्लिन bought the smoke ball medicine and used it as per directions. Carlin got a fresh episode of influenza. ठीक है। अब कार्लिन sued the company for 100 euros। ठीक है। क्या हुआ, उसको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है। उसने कंपनी को बोला, कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया। फाइनली बात कोर्ट के पास गई। कोर्ट ने बोला कि तुमने जो 1,000 रुपीज का जो क्लेम दिखाया था, 1,000 यूरोज या रुपीज, एक ही बात समझो अभी के लिए, अलायंस बैंक में, वो एक प्रूफ था कि वो एक लीगल इंटेंशन या फिर लीगल रिलेशनशिप में अपने क्लाइंट से, फिर अपने कस्टमर्स से आने का एक सिग्नल था कि हम आएंगे और मान लो कुछ अगर बुरा हुआ तो वो पैसे दे देंगे। तो आपकी गारंटी थी वो, उस सेंस में। बेसिकली जो आर्गुमेंट था कंपनी का वो ये था कि जनरल ऑफर है ये एक स्पेशल ऑफर नहीं है, सॉरी स्पेसिफिक ऑफर नहीं। स्पेसिफिक ऑफर में एक बंदे को दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करते हो, एक एक बंदे का होता है, ए टू बी एंड बी टू ए। बड़ी जनरल ऑफर था, कंपनी डायरेक्टली टू द पॉपुलेशन, राइट। एंड पॉपुलेशन ऑफ कोर्स अपना एक्सेप्टेंस नहीं जताएगी कंपनी को, जिन लोगों को लेना है वही जताएगी, तो उस केस में वैलिड नहीं होगा। बट कोर्ट ने बोल दिया कि जनरल ऑफर का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना स्पेसिफिक ऑफर का है। ठीक है। अब दुर्गा प्रसाद वर्सेस बी वालदियो केस। ठीक है। ये पर्टिकुलर केस जो है, ये वी का मतलब वर्सेस होता है। ठीक है। वी एस या वी लिखा होता है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। एक बंदे ने शॉप बनाई थी, शॉप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर बनाई थी। बाद में उसने वो शॉप डिफेंडेंट को दे दी थी, मतलब एक दूसरे बंदे को दे दी थी। ठीक है। और दूसरा बंदा अपना शॉप में सामान बेचता रहा। उसने प्रॉमिस करा कि वो 5% कमीशन जो होगा, जितने भी उसके आर्टिकल्स बिकेंगे उस पर जो 5% कमीशन होगा वो प्लेंटिफ को दे देगा, मतलब उस बंदे को दे देगा जिसने शॉप कंस्ट्रक्ट करवाई थी। ठीक है। उसने, डिफेंडेंट ने मना कर दिया देने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और बाद में प्लेंटिफ ने उसको सू कर दिया, फिर दूसरे बंदे ने उसको सू कर दिया ये बोलते हुए कि तुमने वो पैसे नहीं दिए। उसने सिर्फ प्रॉमिस करा था, प्रॉमिस, डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे। उसने कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था कि मैं प्लेंटिफ को 5% ऑफ कमीशन हर महीने दूंगा जितने भी मेरे आर्टिकल्स सोल्ड आउट होंगे। ठीक है। मैंने ये चीज लिखित में नहीं दी थी। क्योंकि मैंने चीज लिखित में नहीं दी थी तो इसका मतलब ये था कि कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, और कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका मतलब मैं कभी भी मना कर सकती हूँ। ठीक है। दिस वॉज द थिंग, दिस हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस ऑल्सो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ये कुछ पर्टिकुलर केसेस को हम देखते हैं। मोहरी बीबी वर्सेस दामोदास घोष केस। तो इस पर्टिकुलर केस में भी इट्स द सेम थिंग वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो माइनर है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक वॉइड होता है एब इनिशियो। बेसिकली एक चीज थी, एक बंदा था मनी लेंडर जिसको पता था ये बंदा ऑलरेडी माइनर है, ठीक है, इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहा हूँ। माइनर बंदा था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। बाद में माइनर बंदा मुकर गया, उस मनी लेंडर ने उसको सू कर दिया, और बाद में फाइनली बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है।
ओके, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हालांकि हालांकि ऐसा क्वेश्चन क्लैट 2025 में भी आया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विद माइनर वो कैसा होता है, वो वॉइड होता है, वो वैलिड होता है, राइट, बट वॉइडेबल होता है, वो कैसा होता है। तो इसको ऑप्शन आउटराइटली वॉइड नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो आउटराइटली बिल्कुल ब्लैंकेट वॉइड नहीं होता, उसमें एक्सेप्शंस होते ही हैं। इसलिए एक्सेप्शंस क्या होता है, अगर वो बेनिफिशियल हो माइनर के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर केस है कार्लिस मिचेलबर्ग वर्सेस द ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड। इस कुछ केस में कुछ नहीं हुआ था। एक जर्मन एयरलाइंस का बंदा था, ओबरॉय होटल्स में रहने आया था। उसने डाइव ली, शाम को स्विमिंग करने की कोशिश करी, बट उसका सिर बिल्कुल टच हो गया, मतलब एक्चुअली में ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द फ्लोर ऑफ द स्विमिंग पूल एंड देयरफॉर ही गॉट हर्ट एंड फाइनली ही वेंट टू कोमा, और बाकी सब चीजें हुई। बाद में हुआ कि यार वो कॉम्पनसेशन नहीं दे रही, होटल होटल की क्या गलती है। वो लगे कि अगर वो 5 स्टार होटल है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने लोगों को पैसों को देना, ठीक है। तो कुछ चीजें होती है एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पली होता है एग्जाम्पल सेट करती हैं फ्यूचर में, ठीक है। आ गया जो कंसेंट। कंसेंट मैंने बताया था फ्री कंसेंट होता है, ऐसा नहीं कि ए थ्रेटन टू किल बी इफ इट डज नॉट सेल हिज हाउस, राइट, एंड बी आउट ऑफ फियर साइंस द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग द हाउस टू ए। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक। कंसेंसस एड आइटम, ये एक पर्टिकुलर लीगल मैक्सिम होता है, जिसका मतलब होता है कि दोनों के माइंड्स मीट होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कभी कभार ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं। ए है, ठीक है, बी है, ठीक है। ये इसके पास होते हैं बहुत सारे वेराइटीज ऑफ राइस, ठीक, 15 वेराइटीज ऑफ राइस होते हैं इसके पास, ठीक है। बी है, बी ने बोला कि आप मेरे को ना 1 किलो राइस दे दीजिए, ठीक है। और बी इज अ वेरी वेरी रिच बिजनेसमैन, वेरी वेरी रिच बिजनेसमैन, एंड दिस पर्टिकुलर मैन wants rice, and this, sorry, the B wants rice from A, but he's a very very rich person, right. He is a person who's brought up in silver spoons, right, and again living in a very rich household. A has 15 varieties of rice, as I've already told you, ranging from the least price to that of the highest price. अब ये एक्सपेक्ट करा कि ये बंदा अगर सिल्वर स्पून में है, और बंदा मान लो इतना अमीर है, तो उस बंदे को कॉस्ट में महंगे क्वालिटी ऑफ राइस ही खाएगा, क्यों इतना घटिया क्वालिटी ऑफ राइस खाएगा, क्यों इतना सस्ता क्वालिटी राइस खाएगा। तो इसने इसको पैकेट दे दिया, ठीक है, बी। बट बी जो था, बी ने बोला नहीं, मुझे तो मीडियम रेंज वाला पैकेट चाहिए था, तुमने तो हाईएस्ट रेंज वाला दे दिया। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वैलिड, क्यों, क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ। दोनों के मन में सेम थिंग नहीं थी, दोनों के मन में कंफ्यूजन था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा उस केस में, ठीक है। कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो कौन सी वेराइटी ऑफ राइस चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरीके के होते हैं। वैलिड होता है, वैलिड का मतलब बहुत सिंपल होता है, सारे क्राइटेरिया मीट कर जाए वो वैलिड होता है। वॉइड का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो वॉइड होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं वॉइड, जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको वॉइड बोलते हैं, अगर हम एक्सेप्शन को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अगर किसी से फोर्सफुली साइन करवाया, मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर फ्रॉड, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन सब चीजों से, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी वही होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है। ए की बहुत बड़ी फर्म है, बी उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ए ने बोला कि हमारी फर्म में तो इतने सारे बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत समथिंग दिस 500 समथिंग, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। सिंपल सिंपल 500 समथिंग शेयर्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, लेकिन असलियत में, और जो कॉन्ट्रैक्ट और जो बाहर आउटवर्डली लिखवाया हुआ है वो लिखा हुआ है 1000 शेयर्स। बाद में बी को पता चलता है कि अरे ए के तो बस 500 शेयर्स है, वो क्या है, वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो दूसरा मान लेते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने बता दिया कुछ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, आप हीरोइन अगर ट्रेड कर रहे हो कंट्री में, उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उसमें नहीं होगा। अनएनफोर्सेबल तो इन्फोर्स नहीं करा जा सकता, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग दैट वी हैव जस्ट डिस्कस नाउ, इट रिलेट्स टू वॉइड, वॉइडेबल एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंस क्या होता है वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइड होता है जो बिल्कुल वॉइड होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, वॉइडेबल होता है जो वॉइडेबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। मान लो अगर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ठीक है, और ये साइन कॉन्ट्रैक्ट थ्रेट या फिर फोर्स की बेसिस पर ही हुआ है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और बी ने फोर्स में आकर या फिर थ्रेट में आकर ए के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें तो जब तक ये चीज कोर्ट में रिपोर्ट नहीं हो जाती तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ठीक है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं हो जाता तब तक वो वैलिड रहेगा। जिस दिन वो रिपोर्ट हो गया कोर्ट में कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर कोर्शन के बेसिस पर साइन हुआ है, उस केस से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो थोड़े समय बाद नल एंड वॉइड डिक्लेयर होता है।
वॉइड का मतलब होता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। जैसे हमने केस पढ़ा था ना अभी, मोइरी बीबी वर्सेस दामोदर दास खोस केस, तो उस केस में लिखा वो चीज थी ना कि किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो वॉइड एब इनिशियो होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक सिंपल हिंदू मैरिज लेती हूँ, सप्तपदी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो उन्हें परफॉर्म करना है। सप्तपदी का मतलब क्या होता है? ये सेक्शन 7 में मेंशन्ड है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें मेंशन बेसिकली ये होता है कि आपको जो 7 फेरे होते हैं ना, उसका मतलब ही सप्तपदी होता है, वो आपको होली फायर के आसपास लेने होते हैं। अगर ये पर्टिकुलर चीज परफॉर्म नहीं करी बाय एनी हिंदू फैमिली, तो उस केस में मैरिज वॉइड होगी, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होगी। ठीक है। हालांकि अगर बाद में अगर पता चला, मान लो तो शादी पैसों के लिए हुई है, ए ने बी से शादी करी, ठीक है, लाइक आई विल टेक मेल और फीमेल, राइट? तो सम फीमेल married to some male, right? And basically, she married to him under that influence that he has assets worth 1.5 crores. ठीक है। And please don't take this example in a very negative sense. ठीक है, just giving an example. ठीक है, worth 1.5 crores. He has assets worth rupees this, right? And so F married to M. ठीक है, but after some period of time, she gets to know that he has assets only worth 50 lakhs. So in that case, she said, or she would of course say that I married to you just because you said that you have assets worth 1.5 cr, but now you have only of 50 lakhs. So in that case, this is what? This is misrepresentation only. You're misrepresenting. तो ये भी फ्री कंसेंट से नहीं हुई है मैरिज। इस केस में भी इसको आप बोलोगे वॉइडेबल मैरिज। ऐसा सेम कॉन्ट्रैक्ट के साथ हुआ। जब तक ये मैरिज चल रही है ठीक है, जिस दिन ये मैरिज रिपोर्ट हो गया, फिर जिस दिन एफ को पता चल गया कि इसके पास एसेट्स 50 lakhs हैं, उस दिन ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर सप्तपदी परफॉर्म नहीं करा। इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, मैं मैरिज एक्ट भी लूंगी, मैं फैमिली लॉ भी लूंगी, जहां पर ये सब चीजें होती हैं कि यार अगर हम पर्टिकुलर हिंदू में ही पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी या फिर कोई और पर्टिकुलर कम्युनिटी बिलोंग करते, तो बहुत सेक्ट्स होते हैं ना कि हिंदू रिलीजन में ही बहुत सारे सेक्ट्स हैं। हो सकता है सप्तपदी ना परफॉर्म करते हो, वो 4 फेरों में ही काम चल जाता हो किसी का 5, किसी का कुछ नॉर्मल रिंग सेरेमनी से काम चल जाता है, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। बट उस पर्टिकुलर रिलीजन की जो भी रिचुअल्स हैं उस मैरिज को सोलेमनाइज करने के लिए वो होनी चाहिए, नहीं तो वो मैरिज सोलेमनाइज नहीं होगी। गॉट इट? राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज ये सेक्शन सेक्शन मेंशन्ड है, ये जो मैं बेयर एक्ट करवाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें कवर करा दूंगी। ठीक है। अब contract is ceased to be enforceable by law because it's void, so when it ceases to be enforceable, ये भाई मैंने बता दिया रिजेक्ट कब होता है, जब undue influence, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा वैलिड नहीं बना सकते, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से वैलिड बना सकते हो। ठीक है। अब कैसे होता है, मैं इसका एक आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि मुस्लिम मैरिज में यूजुअली क्या होता है, अगर आपकी मैरिज होती है उस मैरिज को आप दोबारा से ठीक कर सकते हो। यूजुअली क्या बोला गया है, पॉलीगैमी अलाउड है। ठीक है, 4 वाइफ रखना अलाउड है, बट अप टू 4 है, 4 से ज्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, मान लो किसी ने 4 से ज्यादा रख ली, मान लो किसी ने 5 रख ली। ठीक है, एक सिनारियो हमने ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, आप मैरिज को ठीक करने की कोशिश करोगे, वहां पर मैरिज रिजोल्व नहीं होगी बट मैरिज को ठीक करने की कोशिश करोगे। ठीक करने क्यों होगा दोगे, या तो आप अपनी 5वीं बीवी को डिवोर्स दे दोगे जो जिसको अप्लाई हो, या तो अभी जो आपकी 4 एग्जिस्टिंग वाइफ्स थी पहले, उसमें से किसी को डिवोर्स दे दोगे या किसी को छोड़ दोगे। तो उस केस में क्या होता है, ये सारे केसेस है जो होते हैं कि मैरिज को ठीक कैसे करना है। ठीक है, और ठीक करने के तरीके होते हैं, हम मैरिज को एमिलियोरेट करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम मैरिज में। तो मैंने आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, हम बोलते हैं कंटेंजेंट एंड वैजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस पे मॉक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्लैट पर भी आ चुके हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आज मैं कंफ्यूजन ये सारा का सारा क्लियर कर देती हूँ। सेक्शन 31 में मेंशन है कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, वैजरिंग कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है, ये इलीगल है, ये बेट है, सिंपल बेट है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग एंड अनहैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, बट ये चीज होती है कि बेट जीतेगा कौन और हारेगा कौन। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है, ए है और बी है, दोनों ने अपने बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करे। वो चेक कर रहे हैं कि 6 महीने में किसका बिजनेस स्टार्टअप ग्रो करता है। ठीक है, और मान लो इस केस में जो ए है, ए ने बोला कि अगर मान लो मैं 500 रुपीज का सेल करता हूँ इस पूरे महीने में, तो इसका मतलब तू मेरे को पैसे देगा, मतलब बी। और अगर बी 500 रुपीज का करेगा तो ए इसको पैसे देगा, और हम चेक करेंगे कि कौन कितना जल्दी इसको अचीव करता है 500 का बेंचमार्क।
तो उस केस में क्या है, ये जीतने और हारने की बात हो रही है ना, कौन किसको पैसे देगा, इट्स सॉर्ट ऑफ अ बेट, राइट? यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, राइट? एंड देन यू आर वेटिंग वेदर द बेंचमार्क रीचेस और नॉट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू प्रॉमिसिंग वेदर टू पे और नॉट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेजरिंग अग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है। वैजरिंग वेजरिंग एक ही बात है। कंटेंजेंट, कंटेंजेंट एक सिचुएशन की बेसिस पर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए ने ए बी से बोला कि आज अगर इंडिया मैच में जीत जाती है तो मैं तुमको 4 टी शर्ट्स दिलाऊंगा, ठीक है। और अगर इंडिया मैच में नहीं जीतती है तो मैं तुम्हें 4 टी शर्ट्स नहीं दिलाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। तो जो आपका जो चीज होगा या फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कंटेंजेंट होगा कि ये पर्टिकुलर इवेंट, कंटेंजेंट मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होगा कि पर्टिकुलर इवेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बी अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा, बी बस प्रेजेंट का वेट कर रहा है, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट का वेट कर रहा है ए से, ठीक है। तो ये ए और बी का हो गया कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और बैचलर में मैंने आपको बता दी कि सिंपल एक बेट है, और बेट अलाउड नहीं है इंडिया में, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। सेक्शन 30 में इतना बता दिया है कि वैजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइड होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, बट उसको डिफाइन नहीं करा है, एंड मोर ओवर हम वैजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल भी नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे करें। ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। देखिए ए और बी है, दोनों में एक अग्रीमेंट होता है कि यार मेरे को ना 5 किलो राइस भेज दियो ट्यूसडे तक, ठीक है। ट्यूसडे तक 5 किलो राइस, ठीक है। ए बी ने 5 किलो राइस नहीं भेजा ए को ट्यूसडे तक, वेंसडे को भेज रहा है। ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ना उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है, क्योंकि उसने ट्यूसडे को डिलीवर नहीं करा था, उसने वेंसडे को डिलीवर करा था। या फिर मान लो उसने डिलीवर करा ही नहीं, तो इस केस तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो गया ना, वो डेडलाइन जो आपने एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट में लिखी थी वो सब गलत हो गई। दूसरा में आते हैं इसका, अदर थिंग इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब लॉ के वजह से। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, मर्जर, डेथ ऑफ द पार्टीज, ये सब लिखा गया है। किसी ने मान लो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी ने, ठीक है, एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है। ए ने क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट लिखा बी के साथ, बाद में बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अनऑथराइज, मतलब बी के पास फर्स्ट वो अथॉरिटी नहीं थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट को टर्म्स को बदलने की कोशिश करी, ठीक है। कोर्ट को पैसे खिलाकर, नोटरी में पैसे खिलाकर उसने ये चीज करने की कोशिश करी। ठीक है, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास अथॉरिटी नहीं थी बट आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ही चेंज कर दिया। मर्जर, अब मान लीजिए कंपनी ए है, बी है और सी है, तीनों के तीनों कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हैं, दे वांट परचेज समथिंग और देयर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सी रियलाइजेस दैट ए एंड बी आर मर्जिंग टुगेदर, ठीक है। ए हैज एक्वायर्ड बी, right? And B would be a part of A. And now they would form a new company which is D. तो अब वो D को C से ट्रेड करना पड़ेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, उस केस में भी ये नहीं हो पाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंसॉल्वेंसी। ए और बी है, ठीक है। ए ने बोला कि मेरे को 6 किलो राइस बेच देना, ठीक है, वर्थ 1,000 रुपीज बी से। बहुत छोटा छोटा अमाउंट है, हालांकि कोई बैंकरप्ट पैसा तो नहीं होता, बट मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। A is declared bankrupt the very next day. Bankrupt or insolvent means the person does not have money now. ठीक है, तो in that case his CIBIL score is down and everything. He's a non-performing asset basically for the bank. Okay, तो in that case जो A है वो पैसे नहीं दे पाएगा B को, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर होता है बंदा इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर भी डिस्टार्ट नहीं हो पाएगा। डेथ, ए और बी है, ठीक है, दोनों के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर देखा जाए एट द एंड ऑफ द डे, आपका मान लो ए ने मांगा बी से कि अब मेरे को ना 7 kg राइस भेज देना, वर्थ 2,000 रुपीज थर्सडे को, ठीक है। बट पता चलता है कि वेंसडे को ही ये बंदा मर गया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा डिस्चार्ज अनटिल अनलेस, अगर पता हो, क्योंकि ये सिविल है। सिविल में क्या होता है, यूजुअली जब सिविल केसेस होते हैं, सिविल मैटर्स होता है, तो नॉमिनी को अपॉइंट कर देते हो। नॉमिनी का मतलब होता है अगर आप मर गए तो आपके बाद जो केस है वो कौन हैंडल करेगा, ठीक है। हाँ, वो जो केस है वो कौन हैंडल करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है आपका, यूजुअली आप देखते हो कि अगर हमें नॉमिनी अपॉइंट करावे, कि मान लो इन्हें नॉमिनी अपॉइंट करा था कि इसके मरने के बाद जो सी है, ठीक है, सी ये 7 kgs ऑफ राइस
वर्थ 2000 रुपीज रिसीव करेगा बी से, तो इस केस में सी रिसीव कर लेगा, अदरवाइज यूजुअली जब डेथ होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मान लो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, पहला केस में मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी से, बोला कि मुझे 7 kgs ऑफ राइस वर्थ 2000 रुपीज मेरे को थर्सडे तक डिलीवर कर देना। अब बी के गोडाउन में लग गई आग और सारे राइस हो गए खराब। उस केस में डिस्ट्रक्शन हो गया सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर जिस पर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। डेथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और इनकेपेसिटी, ए इनकेपेसिटी मतलब मान लो ए के पास पैसे नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ए को जिस मोड से पेमेंट करनी डिसाइड करनी थी, क्या मान लो कैश में पेमेंट करनी, बट ए उस टाइम अवेलेबल ही नहीं था, किसी इमरजेंसी रीजन की वजह से वो घर पर अवेलेबल नहीं था, या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल नहीं था जहां पर उसको रिसीव करनी थी चीजें, तो उस केस में वो इनके पास वो उसकी इनकेपेसिटी वाला एलिमेंट आ गया। नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स हैविंग इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो मैंने गोडाउन वाला एग्जांपल दिया, सेम बात है। आउटब्रेक ऑफ वॉर, मान लो वॉर डिक्लेयर हो जाती है कंट्री में, सिविल वॉर है, कोई भी वॉर है ए और बी में, होती है ना कि चीजें सस्पेंड हो जाती हैं क्योंकि कोई इलीगल ट्रेडिंग ना हो, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो, तो यूजुअली क्या होता है आपकी जो वॉर के टाइम पर चीजें काफी सारी बंद हो जाती हैं, तो उस केस में वॉर हो गई फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। चेंज इन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जो आपको मैंने बिल्कुल क्लास के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना, 11 kg हीरोइन वाला, इट्स एग्जैक्टली द सेम। सो 10 kg हीरोइन, दैट्स द अपर लिमिट दैट द गवर्नमेंट has put regarding the trading of heroin. But what happens, some contract is formed between A and B and they start contracting to deliver heroin worth 14 kgs. ठीक है, in that case what is it, it's something which is completely against the amendment or against the law. So in that case impossibility by performance वाली चीज इधर आ जाएगी। स्टार पे परफॉर्मेंस का मतलब होता है सिंपल, ए ने बी को बोला कि आप मुझे 7 kgs ऑफ राइस वर्थ 2000 रुपीज आप मुझे थर्सडे तक भेज दीजिएगा, और बी ने एग्जैक्टली थर्सडे को 7 kgs ऑफ राइस वर्थ 2000 रुपीज भेज दी, और ए ने उसको रिसीव करके पेमेंट भी दे दी कैश में जो डिसाइड हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो गया है, एंड ये खत्म कैसे हुआ है, क्योंकि दोनों ने परफॉर्म करी है चीजें। ठीक है, तो ए और बी का कुछ ऐसा चला, ठीक है, दैट इज बाय परफॉर्मेंस। दूसरा होता है आपके पास डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट। ये जो चीज होती है, ये चीज बहुत टेक्निकल चीज है, बस को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें चार चीजें होती है, नोवेशन, रिसिशन, रिमिशन और मर्जर। मान लो ये बात हुई है, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट है, दो कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट है कि बी मेरे को 7 kg राइस वर्थ 2000 रुपीज थर्सडे को देगा, ठीक है, और एक एक और कॉन्ट्रैक्ट है कि बी मेरे को 5 kg आमंड्स वर्थ 4000 रुपीज थर्सडे को देगा। दोनों चीज एक साथ है, बट क्या मैं इन चीजों को क्लब कर दूं, क्या एंड बी क्लब करके एक ही कॉन्ट्रैक्ट में बोल सकते हैं कि बी इज सपोज टू डिलीवर 7 kg ऑफ राइस वर्थ 2000 एंड 5 kg ऑफ आमंड्स worth 4000, and in return when I receive these items I have to pay something of 6000 in totality. This is what we have merged the contract, so ये हो जाएगा merger. Novation होता है एक नए कॉन्ट्रैक्ट ले आना पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह। मान लो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इधर दे रखा है, ठीक है, जो ए है, बी है और सी है। सी ने लोन लिया हुआ है बी ने लोन लिया हुआ है सी से, ठीक है, तो इन दैट केस बी को लोन चुकाना है सी को। ठीक है, ए ने लोन लिया हुआ है बी से, तो मतलब बी ए को लोन चुकाना है सी, मतलब बी को, एंड इन रिटर्न अगर बी को चुकाएगा तो बी सी को चुका देगा, क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेट हो रही थी, 2K, और मान लो मैंने इसको बोल दिया 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर ये बहुत सिंपल है बोरोइंग वाली चीज। तो इसमें क्या होगा, मैं इसको डायरेक्टली हटाकर बोल सकती हूँ क्या, इनको इसको पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके बोल सकती हूँ कि डायरेक्टली ए को 4K रुपीज सी को देने पड़ेंगे, ठीक है, सी को तो अपने पूरे 4K रुपीज मिल ही रहे हैं ना, ये बीच का मैं हटा दूं तो ये क्या होगा, आप ये बीच वाली चीज हटा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को छोटा भी कर रहे हो, थोड़ा इजी भी कर रहे हो, और आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हो, ठीक है। अब आते हैं दो चीजों पर, रिसेशन और रिमिशन। अब रिसेशन का मतलब होता है सर्ट टर्म्स और ऑल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसल्ड, ठीक है। अब जैसा कि मैं बात करूं, ए एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर बाइंग सर्टेन मशीन पार्ट्स, बिफोर अग्रीमेंट एंड्स ए एंड बी चेंज द सर्टेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्लूड द अदर टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, right? So for example, you're preparing something in it, and this is something which is decided that you're buying certain parts of machines, and after some time you decide that no, we are not buying of machine parts, but we are not looking up any particular machine parts or washing machine parts, let's say, but now we're looking at kitchen appliances, ठीक है, तो you are
actually canceling some terms of the contract, that now we are not looking at washing machine parts, but now we're looking at kitchen appliances rather. तो ये चीजें चेंज हो रही है, इस केस में आप इसको बोलोगे रिमिशन। ये तो सारी चीजें हटा रहे हो, या फिर आप कुछ कुछ चीजें हटा रहे हो, या फिर आप कुछ चीजें ऐड कर रहे हो, बोल रहे हो कि वॉशिंग मशीन के साथ साथ हम किचन अप्लायंसेस भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमिशन। रिमिशन में एक्सेप्टेंस इज मेड टू प्रॉमिस बट नॉट ऑफ द कंप्लीट टर्म्स। ए एंड बी है, ये बात हुई थी कि ए ने कुछ अमाउंट लिया था बी से, मान लो वो अमाउंट लिया था 2K, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ए बिकम्स ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इज नॉट एबल टू पे ऑफ दैट मनी, एंड बी अग्रीज कि चलो ए तुम 1K में ही मेरे को ये चीज को खत्म करो। तो 1K ए बी को दे देता है और वो चीज खत्म हो जाती है। उस केस में इसको बोलते हैं रिमिशन। Remission is something when there is acceptance to particular contract, right? But it is not on the complete term. So complete 2000 पर नहीं था, but वो सिर्फ 1000 खत्म हो गया। अब रेमेडीज, किसने कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच करा, सो केस में there would be some remedies which would be given, right? यस। सो रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच। तो ब्रीच में जैसे हमारे पास चीजें होती है, जैसे डैमेजेस होते हैं एंड देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है। डैमेजेस का मतलब क्या होता है? डैमेजेस का डायरेक्टली मीनिंग होता है कॉम्पनसेशन। तो जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, ए है, ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। एंड उसमें चीजें लिखी जाती हैं कि मान लो ए ने कुछ ऑर्डर करा है 7000 रुपीज का 5 kgs ऑफ राइस, ठीक है। एंड वो चीज लिखी है कि यार आपको वेंसडे तक डिलीवर करना है, अगर वेंसडे तक डिलीवर नहीं हुआ तो बी को क्या करना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी ए को, और वो कॉम्पनसेशन कितनी होगी? 8000 रुपीज की, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? 8000 रुपीज का ये एक डैमेज परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, कॉम्पनसेशन परफॉर्म हो जाएगी। अब होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिपेयर बीज हाउस इन अ सर्टेन मैनर and he receives payment in advance. A repairs the house but not according to the contract, and B is entitled to recover from A the cost of making repairs conform to the contract. ए बीच में होता है कि यार ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुम मेरे 4 वॉल्स हैं, घर को रेनोवेट करवाना है, 4 वॉल्स हैं, 4 वॉल्स में 2 को ब्लैक कलर से करना है पेंट, एंड 2 को व्हाइट कलर से पेंट करना है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे अगर लेट्स सपोज अगर मैं मान लेती हूँ कि जो बी है, ठीक है, जिसको पेंट करना था, जो पेंटर है, उसने जो चारों की चारों वॉल्स थी उसको ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, 2 को व्हाइट कलर से पेंट करा ही नहीं। तो इस केस में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कैसे रेमेडी मिलेगी बी को? ए को रेमेडी कैसे मिलेगी? जिस बंदे ने बी को हायर करा, उस केस में वो बोलेगा ना कि यार अगर मेरी चारों चारों दीवारें हैं तो इन चारों चारों दीवारों को आपको दोनों को व्हाइट व्हाइट पेंट करना है, एंड देन दोनों को ब्लैक ब्लैक पेंट करके देना पड़ेगा। तो जिसको आपने ब्लैक पेंट करा है उन 2 एक्स्ट्रा वॉल्स को उसको व्हाइट पेंट करके दो, तो ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा वाया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक रेमेडी हो गई आपकी इन द केस ऑफ ब्रीच, ठीक है। तो रेमेडी डिस्कस हो गई, आपका कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज डिस्कस हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट द डिफरेंस आल्सो हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड बैचलिंग, देन बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल आल्सो। कंसेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये 2 केस लॉस माइनर वाली चीज डिस्कस हो गई। कंसिडरेशन वाली चीज होगी डिस्कस, ये 2 इंपॉर्टेंट केस लॉस, कार्बन वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल एंड योर बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, जो हमेशा आता ही है। ऑफर, परफॉर्मेंस, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस सब डिस्कस हो चुका है। Contract का पूरा टॉपिक फाइनली इट्स ओवर नाउ। आई होप दैट यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस पर्टिकुलर सेशन। डू share, do like, share, subscribe to my YouTube channel. Also hit the bell icon as well so that you get the notification. So the first one in fact to get the notification. And very soon I would be starting with the Bare Act of Contract Law. बहुत जल्दी I would be also starting with the analysis of the CLAT paper. I would be picking up that CLAT paper from that particular year where the pattern change, right? For example, 2024 onwards, the pattern of the CLAT paper changed. So we are going to pick up that paper also. We're going to analyze it कि कैसे questions आते हैं, legal में कैसे आते हैं, कैसे solve करते हैं, एक एक passage I will show you कि how to do so that we can get the hack of it and then we can start with the remaining topics. So thank you so much. Bye.